नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से जुड़ी कानूनी जानकारियां देंगे, साथ में संपत्ति से जुड़ी कानूनी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में से कम 2/3 संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से मामले जुड़े हैं। संपत्ति पर अक्सर परिवार के झगड़े होते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का मालिकाना हक एक मानवाधिकार है। संविधान अधिनियम 1978 में संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। संपत्ति धोखाधड़ी में बिल्डर भी लिप्त रहते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े झूठे वादे, गलत विज्ञापन, आश्वस्त किराए के रिटर्न, विभिन्न परियोजनाओं की नकली किराए के लिस्टिंग प्रकाशित करना जैसे साथ में निजी संपत्ति विवाद भी होते ही रहते हैं। किसी ने गलत तरीके से संपत्ति लिखवा ली तो फर्जी कागजात पर संपत्ति ट्रांसफर या बेची गई। ऐसे तमाम चीजें हैं। संपत्ति से जुड़े धोखाधड़ी मामलों पर आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो दर्शकों, नवीन जी आपको संपत्ति फ्रॉड से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन नंबर आप फटाफट नोट कर लीजिए, 012061279337, 012061279338। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 012061279337, 012061279338। इन नंबरों पर आप संपर्क करके प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से जुड़ी कानूनी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं ताकि आप तक वो मदद पहुंच सके, वो सवालों के जवाब पहुंच सके जिनके जवाब आप तलाशते रहे हैं अभी तक। नवीन जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, टाइटल डिसेप्शन या जमीन के टाइटल से संबंधित धोखाधड़ी और इससे जुड़ी सजा और जुर्माना, इनके बारे में थोड़ा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल रविंद्र जी, टाइटल डिसेप्शन या जमीन के मालिकाना हक से संबंधित जो धोखाधड़ी है जी, ये तब होता है जब कोई व्यक्ति जमीन या किसी भी संपत्ति के वास्तविक मालिक की पहचान को चुराता है जी। आमतौर पर इस तरह के अपराध कागजातों में हेराफेरी करके और मालिक संपत्ति के मालिक को धोखा देकर, जैसे कि यदि मालिक को जानकारी ना हो जी, या उनसे कोई सहमति ना ली गई हो जी, और बिना सहमति बिना जानकारी के यदि कागजात में हेराफेरी किया जाता है जी, और कोई और व्यक्ति खुद को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उसको मालिक द्वारा अधिकृत किया गया है जी, या मालिक ने उनके पक्ष में कोई दस्तावेज ऐसे बनाकर दिए हैं कि वो उस प्रॉपर्टी में डील कर सकता है जी। इस तरह के हरकत जब किए जाते हैं किसी व्यक्ति द्वारा, तो यह जो है संपत्ति के टाइटल डिसेप्शन का अपराध माना जाता है जी। कई बार ये भी देखा जाता है कि लोग इस संपत्ति के अवैध कागजात बनवा लेते हैं या कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है किसी और की संपत्ति के ऊपर, हाँ, इससे जुड़ा सवाल भी है नवीन जी कि अगर किसी ने किसी से जोर जबरदस्ती से ही जायदाद लिखवा ली, अब ऐसे में इंसान क्या करे, कहाँ जाए, कैसे संपर्क करे, ये भी चीजें आती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ने जोर जबरदस्ती से जायदाद लिखवा ली है तो फिर एक इंसान क्या कर सकता है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है जी, तो वहां पर सेल डीड बनता है। अब सेल डीड जो है ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जी। अब भारतीय संविदा अधिनियम या जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, उसके सेक्शन 15 को यदि हम देखें तो वहां पर जबरदस्ती को परिभाषित किया गया है, कोर्शन। वहां पर यह कहा गया है कि यदि किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को धमकाकर, डराकर या किसी भी तरह से यदि जबरदस्ती की जाती है
और किसी संपत्ति का हस्तांतरण कराया जाता है तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वो अदालत में जाकर जी और उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करे, उसको इनवैलिड डिक्लेयर करा सकते हैं। जी। तो सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजन है और सेक्शन 15 और सेक्शन 19। सेक्शन 15 में जोर जबरदस्ती, कोर्शन या दबाव, जो जिस नाम से भी हम कहें एक ही बात है, इसको डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 19 में यह प्रावधान किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट को हम इनवैलिड डिक्लेयर करा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। ठीक है। तो ये समाधान हमारे पास में उपलब्ध है कानून के अंदर और इसका सहारा हम ले सकते हैं। ठीक है। फर्जी कागज हो गए, जैसे फर्जी कागजात के बल पर जमीन या संपत्ति ट्रांसफर कर लेना या बेचने खरीदने की स्थिति में क्या कानूनी प्रावधान होते हैं, ये भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, देखिए इसमें 3 तरह के कानूनी प्रावधान है जिसके तहत व्यक्ति जो है समाधान प्राप्त कर सकता है। जी। सबसे पहला तो सिविल लॉ में है। यदि फर्जी कागजात के बल पर जमीन या किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है तो सिविल लॉ में यह प्रावधान है कि आप एक तो निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करा सकते हैं। दूसरे, यदि आपकी संपत्ति को किसी ने बेचने की कोशिश की या कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ आप डिक्लेरेशन और पोजेशन के लिए भी केस दायर कर सकते हैं यदि आप वास्तविक मालिक हैं तो। इसके अलावा यदि कोई सेल डीड एग्जीक्यूट किया जा चुका है तो सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए भी आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कि यदि जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है जी, उसमें आप एक जॉइंट शेयर होल्डर है और आपकी प्रॉपर्टी आपके दूसरे को ओनर ने बेच दी और वहां पर इन्होंने दस्तावेजों में दिखा दिया कि पूरे संपत्ति के मालिक वही है। तो ऐसी स्थिति में आप पूरे सेल डीड को तो कैंसिल नहीं करा पाएंगे क्योंकि उनको अपना शेयर बेचने का पूरा अधिकार है क्योंकि वो भी जॉइंट फैमिली के ओनर है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने हिस्से के बचाव के लिए या जो आपके हिस्से की संपत्ति है आप उसके लिए निषेधाज्ञा भी ले सकते हैं कि उसको न बेची जाए या यदि सेल डीड एग्जीक्यूट हो गया है तो उसको कैंसिल भी करा सकते हैं। ठीक बात। इसके अलावा आप रजिस्ट्रार के यहाँ भी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और वहां पर ये अनुरोध कर सकते हैं कि यदि आपके हिस्से की संपत्ति को कोई बेच रहा है या यदि आप सोल ओनर है, आपके अलावा और कोई उसमें भागीदार नहीं है तो भी आप वहां पर ये कह सकते हैं कि यदि मेरी जमीन के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है रजिस्ट्री करने के लिए तो उसको रजिस्ट्री न किया जाए बिना मुझे नोटिस दिए हुए। इसके अलावा समय समय पर आपको तहसील में जाकर के जो जमीन से संबंधित रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं जहां संपत्ति का विवरण होता है उसकी भी जांच करते रहना चाहिए। ठीक। जिससे आपको ये पता चले कि कहीं किसी प्रकार की धोखाधड़ी आपके संपत्ति को लेकर के तो नहीं हो रही है। ठीक, और इसके अलावा तीसरा जो निदान है वो क्रिमिनल लॉ में भी है। क्रिमिनल लॉ में आप चीटिंग के लिए या फॉर्जरी के लिए जो भी केस बनता हो आप मुकदमा दायर करा सकते हैं पुलिस के समक्ष। आप कंप्लेंट दे सकते हैं, FIR रजिस्टर करा सकते हैं। जी, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। अब तो हम डिजिटाइज हो गए हैं, अब हमारे सिग्नेचर भी जो है आसानी से मुहैया रहते हैं। वसीयत की अक्सर बात आती है तो इसमें फर्जी हस्ताक्षर को लेकर मतलब धोखाधड़ी में कई मामले ऐसे सामने आते रहे हैं। तो अगर वसीयत पर फर्जी हस्ताक्षर किए जाने के हालात बनते हैं, किसी के हो जाते हैं, तो फिर उसकी कोई रेमेडी है, कानूनी उपचार है क्या? जी बिल्कुल। यदि वसीयत के ऊपर फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि उस वसीयत को चैलेंज किया जाना चाहिए कोर्ट के समक्ष और कोर्ट से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इस वसीयत की जांच कराई जाए। जी। साथ ही साथ जब मुकदमा दायर किया जाता है तो वसीयत के अंदर जो गवाह के नाम दिए हुए हैं उनको भी बुलाया जा सकता है।
उनका साक्ष्य भी आप कोर्ट में ले सकते हैं और ये साबित करने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या वाकई में वह वसीयत उनकी उपस्थिति में एग्जीक्यूट किया गया था। एक तो ये कंफर्म कराया जा सकता है। दूसरे, कोर्ट में आप एक आवेदन यह भी कर सकते हैं कि उस विल का फोरेंसिक जांच कराया जाए। जिस व्यक्ति के नाम से वो विल बनाया गया है, वसीयत बनाई गई है, उस व्यक्ति के सैंपल सिग्नेचर्स और जो वसीयत के ऊपर सिग्नेचर्स मौजूद हैं, उसको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज करके जांच कराया जा सकता है कि क्या जिस व्यक्ति द्वारा बनाया गया क्लेम किया जा रहा है उस वसीयत को, क्या वास्तव में उस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं। यदि वास्तव में किए हैं फिर तो कोई मामला ही नहीं बनता, लेकिन यदि यह साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उस पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 467 के तहत फॉर्जरी का मुकदमा भी दायर किया जा सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन सबसे पहला काम है कि पहले सिविल कोर्ट में जाए। सिविल कोर्ट में जब साबित हो जाता है कि वसीयत फर्जी है, उस पर हस्ताक्षर फर्जी है, तब आप क्रिमिनल कोर्ट में भी पुलिस के समक्ष एफआईआर दायर करके, या यदि पुलिस आनाकानी करती है एफआईआर दायर करने से, तो धारा 156(3) के तहत आप सीधे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल का मामला जी चला सकते हैं। ठीक है। आजकल ये देखा गया है, कुछ डेवलपर्स हैं वो कुछ फ्लैट दिखा देते हैं और फिर जो खरीदने वाले हैं बायर्स, उनको बोलते हैं कि कुछ ही फ्लैट बचे हैं इसलिए इसे अभी खरीदें। लोग इस दावे को बिना किसी जानकारी के जल्दबाजी में, जिनको जल्दी होती है घर लेने की, वो खरीद भी लेते हैं। इन हालातों में दाम भी ज्यादा लगाए जाते हैं। इस पर बिल्डर पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है, हो या होती है, और अगर होती है तो कैसे कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, हम सबको मालूम है कि रियल एस्टेट में जो धोखाधड़ी हो रहा था या जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी फ्लैट एवं जमीनों के खरीद एवं विक्रय में, तो इन सबको नियंत्रित करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में हम रेरा कानून कहते हैं, वो लाया गया। रेरा कानून के तहत भी किसी भी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन या गलत सूचना देकर के विक्रय करना या विक्रय खरीदने के लिए मजबूर करना, ये एक दंडनीय अपराध है रेरा के तहत भी। तो रेरा के सेक्शन 31 के तहत रेरा कोर्ट होती है, वहां पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। यदि कोई अग्रीव्ड है, किसी के साथ में धोखाधड़ी होती है, तो रेरा कोर्ट में जा सकता है सेक्शन 31 के तहत, वहां पर अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकता है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी किसी भी प्रकार का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट करना, वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। तो किसी प्रकार के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए कंज्यूमर कोर्ट में भी पीड़ित व्यक्ति जा सकता है और वहां पर भी वो मुकदमा दायर कर सकता है और वहां पर यह मांग कर सकता है कि या तो उस पूरे बिक्री समझौते को कैंसिल किया जाए और उसके पैसे वापस दिलाए जाए। ये दोनों ही प्रावधान रेरा में भी उपलब्ध है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी उपलब्ध है। जी बिल्कुल। जी 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 जी, बात कंप्लीट कर लीजिए, बात कंप्लीट। इसके अलावा यदि व्यक्ति चाहे तो सिविल कोर्ट में भी जा सकता है ना जी, और सिविल कोर्ट में भी सिविल कोर्ट या इवन क्रिमिनल केसेस भी फाइल कर सकता है आईपीसी के तहत। ठीक है। नवीन जी, हमने अभी तो डेवलपर्स को लेकर बात की और जब इसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर अक्सर देरी होती है और ये बहुत आम तरीका हो गया है अब, जिससे यहाँ धोखाधड़ी अक्सर देखने को मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है और उसे देने में वर्षों तक देरी हो जाती है, इन हालातों में वो इंसान, वो बायर जो है असहाय हो जाता है। क्या करे वो? बिल्डर को कैसे जवाबदेह बनाया जा सकता है? थोड़ा जानकारी दें। जी बिल्कुल। देखिए, प्रॉपर्टी का पोजीशन देने में विलंब वास्तव में आज के समय में बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि
लगभग देखा जाए तो तकरीबन हर एक बिल्डर कुछ एक को छोड़ के देरी किए ही जा रहे जी। हैं, और जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं लेता। जी। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास जो इनके लिए निदान है, एक तो रेरा एक्ट के तहत है। जी। जो भी व्यक्ति जिसने पैसे लगा रखे हैं कोई फ्लैट परचेज करने के लिए, यदि डिले होता है बिल्डर जी। की तरफ से, जी। तो इस स्थिति में रेरा में कंप्लेंट किया जा सकता है। और रेरा में कंप्लेंट करके आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप अपने पूरे पैसे वापस लेने की मांग कर सकते हैं वहां पर, या फिर आप ये भी मांग कर सकते हैं कि जितना विलंब हुआ उस विलंब के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाए। तो और रेरा के पास जो रेरा अथॉरिटी है, रेरा अथॉरिटी के पास में इतने पावर्स है कि वो बिल्डर्स और डेवलपर्स के ऊपर यदि उनकी परियोजना में किसी प्रकार का विलंब होता है और रेरा को ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो विलंब है वो बिल्डर या डेवलपर की गलती की वजह से हो रहा है या ये जानबूझकर विलंब कर रहे हैं, तो रेरा उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकती है। ठीक। इसके अलावा यदि 1 साल से अधिक का विलंब हो चुका है जी। प्रोजेक्ट डिलीवरी में, तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर है जिसने जी। पैसे लगा रखे हैं वो कंज्यूमर कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, और कंज्यूमर कंप्लेंट में भी वो पूरा रिफंड जो है क्लेम कर सकते हैं बिल्डर के खिलाफ। जी। कई बार ये भी होता है कि बिल्डर ने विलंब तो कर दिया, लेकिन बिल्डर के पास में ऐसे साधन भी नहीं है कि वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सके, और इस वजह से वो घुमाया जाता है खरीदारों को कि 6 महीने के अंदर में हम इंतजाम कर लेंगे, हम कंप्लीट करेंगे और आपको पोजीशन देंगे, या 1 साल के अंदर कर लेंगे। और इस तरह से यदि घुमाना शुरू करते हैं तो होम बायर्स के लिए ये भी समाधान है कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई भी शुरू करा सकते हैं। इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू कराने के बाद में वहां पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है अपॉइंट किया जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा, और उसके तहत भी जो है समाधान प्रदान कराया जाता है। जी। तो रेरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एनसीएलटी, ये तीनों ही हमारे पास में समाधान उपलब्ध है। जी। लैंड यूज की बात आती है तो लैंड यूज में अगर परिवर्तन की मंजूरी डेवलपर्स द्वारा नहीं ली गई है, ये जानते हुए कि डेवलपर संपत्ति बेच रहे होंगे, इसलिए संपत्ति निवेश से पहले हमेशा सीएलयू या भवन अनुमोदन जिसको कहते हैं कि उसकी जांच करा लेनी चाहिए। इसके लिए भी कोई कानूनी पहलू है? बिल्कुल। देखिए, बाय डिफॉल्ट यदि हम देखें तो इंडिया में जितनी भी जमीन है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि खेती की जमीन है। ठीक बात। अब किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले जमीन का यूज टाइप वो चेंज कराना आवश्यक होता है। ठीक। जैसे यदि रिहाइश के लिए उस जमीन का प्रयोग होना है, वहां पर भवन निर्माण होना है, तो सरकार द्वारा जमीन के टुकड़ों को आर क्लासिफाई किया जाता है। आर यानी कि रेजिडेंशियल, यानी कि आवासीय। जी जी। तो यदि आवासीय श्रेणी में वह जमीन नहीं है और उसके ऊपर भवन निर्माण हो रहा है जी, तो आने वाले समय में हमें कई बार ये भी देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर यदि निर्माण हुआ है, लोग रह भी रहे हैं जी, तो कई बार नगर निगम भी उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन करार देता है और कई बार डिमोलिशन की कार्रवाई भी हो जाती है। ऐसे में जो खरीदार हैं उनके मेहनत के पैसे, जिंदगी भर की कमाई वो बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से पैसे निवेश करने से पहले हर खरीदार के लिए यह आवश्यक है कि जमीन का जो यूसेज क्लासिफिकेशन है वह क्या है। वह कहीं खेती की जमीन तो नहीं है, क्या उसको रेजिडेंशियल डिक्लेयर किया गया है? यदि ये रेजिडेंशियल डिक्लेयर किया गया है तो ऑफिस ऑर्डर, सरकारी
आदेश जो है उसकी जांच करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा कई बार FSI जो कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है उसको भी जांच करना होता है। इन सब बातों का जांच करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि देखिए, यदि जमीन को रेजिडेंशियल यूज के लिए कन्वर्ट नहीं किया गया है तो आने वाले समय में नगर निगम या जो भी प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई हो सकती है। हाँ, तो वो सुविधाएं व्यक्ति को नहीं मिल पाएंगी। ठीक बात है नवीन जी, बहुत बेहतरीन जानकारियां आपकी रही। और अब यहाँ पर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानूनों को किस तरह से समझे, कहाँ जाएं, कहाँ उनको सही सलाह मिल सकती है। और आपने बहुत गहराई से और बहुत सधे हुए शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में इस कानून को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और जिन सवालों के जवाब आप तलाश रहे होंगे, इधर उधर जा रहे होंगे या आपको जवाब नहीं मिल रहे होंगे, उम्मीद करते हैं उन सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। आपका अपना प्रोग्राम है, जब चाहे आप जो हमारा विषय रहता है उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए आप फ़ोन पर हमसे बात कर सकते हैं, हमारे खास मेहमान से, और अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। खबरों का सफ़र लगातार जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ।